राइट। सो आपका मैं अब बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आज करवाने जा रही हूँ। एज आई केम टू नो दैट हाउ मेनी चैप्टर्स वर लेफ्ट, तो जो लिस्ट मेरे पास थी जो आप लोगों ने भेजी है वो दोनों ही अलग है। सो विल स्टार्ट अकॉर्डिंग टू यू नाउ। Today we'll start the very important chapter, that is the molecular basis of inheritance, and it is also the basis of biology actually. Okay, every chapter you want to study you need to know about the molecular basis of it. That's the basic. Okay, so this chapter clears your basic about the DNA. It clears your basic about the RNA, how DNA and RNA are made, what is the composition of both, and how are the central dogma processes are taking place. जो भी आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं, इन शॉर्ट डीएनए से आरएनए पढ़ते हैं, आप आरएनए से प्रोटीन बन रहा है वो पढ़ते हैं, डीएनए से डीएनए बन रहा है रेप्लिकेशन वो पढ़ते हैं, तो वो सारे प्रोसेसेस आपको इस चैप्टर के अंदर ही पढ़ने। इन कंबाइंड आपको इस चैप्टर में अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी थोड़ी सी झलक मिलेगी। ठीक है, यू हैव टू स्टडी अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑल्सो इन दिस चैप्टर. So all in all, this chapter is a very interesting chapter if you have a molecular basis of intelligence in your brain. So for that, for research purposes also, this chapter is very important. So we'll start this chapter first by telling you about the introduction about the chapter. इस चैप्टर में जैसे कि मैंने आपको बताया, ये स्टडी कुछ ऑब्जेक्टिव्स है इस चैप्टर के, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं अबाउट डीएनए, अबाउट आरएनए, how they are made, what are their compositions, what are the experiments which proved something about DNA and RNA. वो experiments बहुत जरूरी है आपके लिए समझने। दो चैप्टर्स हैं आपके, दो तीन चैप्टर्स जो कि एक्सपेरिमेंट जिनमें बहुत जरूरी है समझने, जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें भी बहुत जरूरी है समझने एक्सपेरिमेंट, जैसे कि आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंट्स। तो एक कुछ चैप्टर्स है इसके एक्सपेरिमेंट्स आप छोड़ नहीं सकते हो। ऐसे 11th क्लास में आपका सेल चैप्टर था, तो उसके भी एक्सपेरिमेंट्स बहुत जरूरी है बिकॉज क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग पढ़ेंगे अबाउट द सेंट्रल डॉगमा, जिसमें आप ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर में आप लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में भी एंड में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले आप पढ़ेंगे अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये और बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था। हमने क्या किया, ह्यूमन में जितना भी जीनोम है उस सबको हमने एक्सपेरिमेंटली कंप्यूटराइज किया, सारा का सारा डाटा हमने फिल किया कि हमारे पास इतने जीन्स है, हर जीन का फंक्शन क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, क्रोमोसोम का फंक्शन, लोकेशन, सब कुछ कंप्लीट जीनोम हमारी बॉडी का हमने फाइंड आउट किया, उसको डाटा किया स्टोर, और फाइनली ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा सक्सेस था हमारे लिए। क्योंकि जीनोम को पता करना एक बहुत बड़ी चीज होती है। किसी भी चीज के लिए आपको दवाइयां बनानी है, आपको डिजीजेस के बारे में पता लगाना है, उनकी ट्रीटमेंट के बारे में पता लगाना है, आपको ह्यूमन बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के बारे में पता लगाना है, तो आपको जीनोम जानना बहुत जरूरी है। उसके बिना आप नहीं कर सकते कुछ। ठीक है, अभी भी ये कह रहे कोरोना वायरस का इंजेक्शन आने वाला है, आने वाला है। अब इतनी जल्दी क्यों आ गया ये? दिस 1 year इज लाइक वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। अगर हमें किसी चीज का जीनोम नहीं पता है या उसका कॉम्पोजिशन नहीं पता है तो हम नहीं बना सकते इतनी जल्दी वैक्सीन। ठीक है, कोरोना वायरस का हमको जीनोम का आइडिया था पहले से ही, इस वजह से उसका इंजेक्शन बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, नहीं पता होता तो बस सालों लग जाते, फिर इसको लॉकडाउन में रहते सब। ठीक है, तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, स्टार्टिंग विद वेरी फर्स्ट, दैट इज अबाउट द डीएनए। डीएनए also known as deoxyribonucleic acid. Okay, also known as deoxyribonucleic acid. Okay, DNA is also known as deoxyribonucleic acid. क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में? डीएनए जो है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिक। पहले बोला गया था कि आरएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल सब में, और फिर बाद में एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता चला नो, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन एवरी ऑर्गेनिज्म। इवन सम वायरसेस हैव देयर डीएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। ओके, डीएनए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बिकॉज दिस ट्रांसफर्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में भी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आपको पता है कुछ ट्रेट्स, कुछ कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं।
कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, कौन करा रहा है उनको, यही तो करा रहा है स्टोरेज हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, डीएनए। ठीक है, एक डीएनए जो है उसकी लेंथ क्या होगी, ये डिपेंड करता है कि उसके पास कितना बेस पेयर है। हाउ मेनी नंबर ऑफ बेस पेयर आर प्रेजेंट इन अ डीएनए विल डिफाइन इट्स लेंथ। उसका लेंथ कैसे पता चलेगा? by knowing the number of base pair which it have. Now in your NCERT कुछ ऑर्गेनिज्म के बेस पेयर का नंबर दिया हुआ है which you need to remember. फैक्ट है वो, उसको आपको रिमेम्बर याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो हमारा ही देख लेते हैं ह्यूमन के। ठीक है, सो ह्यूमन डीएनए हेप्लॉइड, याद रखना डिप्लॉइड नहीं है ये। सो हेप्लॉइड ह्यूमन डीएनए और हेप्लॉइड क्रोमोसोम have 3.3 to 10 raised to the power 9 base pairs. वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनमें से, फ्री के आंसर्स होते हैं इनके तो बहुत। ठीक है, बहुत इजी आंसर्स होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन वाले। ठीक, तो ये तो एटलीस्ट आप याद रखें। ठीक है, दूसरा जो बहुत ही फेमस है एक्सपेरिमेंटल तरीके से, इकोलाई। इकोलाई सबका ही फेवरेट है। ठीक है, इकोलाई में बहुत एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बैक्टीरिया है ये। इकोलाई का जो जिनोम है उसका जो साइज है दैट इज 4.6 into 10 raised to the power 6 base pairs। ठीक है, इतना है। दूसरा जो आपको याद रखना है, क्योंकि वो इस चैप्टर में भी आ रहा है बार बार, दैट इज बैक्टीरियोफेज। लैम्डा 48,502 बेस पेयर है इनके पास। ठीक है, इकोलाई के पास देख लो कितने सारे बेस पेयर्स है। ओके, इवन इफ वो बैक्टीरिया है तब भी उसके पास बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर। ओके, सो ये कुछ फैक्चुअल चीजें थी जो आपको याद रखनी है। इसके बाद आता है आपका कुछ डिस्कवरी बेस्ड नॉलेज इस चैप्टर की। डिस्कवरी बेस्ड नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग सी है इस चैप्टर की। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और बहुत सारे इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स भी आए होंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे समरी में, क्या क्या किया उन्होंने। ठीक है, फ्रेडरिश मीशर ये आए थे 1869 में। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने बताया कि डीएनए ही है जो कि प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए ही है जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाला, और उस टाइम पे उन्होंने इसको नाम दिया था न्यूक्लिन। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं पर इनको भूलना मत, बिकॉज एवरीथिंग इज देयर इन एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी तो आपको पता ही है भगवान है, राइट। एनसीईआरटी का तो कोई भी वर्ड आप इधर उधर भूल नहीं सकते और छोड़ नहीं सकते। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव वन इन 12th क्लास, तो ऑब्वियसली आपको आगे मेडिकली परस्यू करना होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप दे रहे हैं, बायोलॉजी के लिए मैं बता सकती हूँ कि एनसीईआरटी आप नहीं छोड़ सकते। कितना भी मॉड्यूल पढ़ लो आप, कोई और कितना भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में चले जाओ, कितना भी एक्स्ट्रा पढ़ लो, बट इफ यू डोंट हैव एनी नॉलेज फॉर एनसीईआरटी, ऑब्वियसली वो लोग एनसीईआरटी भी कवर करवाते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी और भी बहुत कुछ कवर करवाते हैं। ठीक है, तो पर ऐसा ना हो एक्स्ट्रा आपको याद रह जाए और एनसीईआरटी आप भूल जाओ, ऐसा भी नहीं करना आपको। ठीक है, मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो एटलीस्ट बायोलॉजी सेक्शन, अगर आपको एनसीईआरटी कंप्लीटली आता है। और बहुत सारे टीचर से आपने सुना होगा यही बात, बट लेट मी टेल यू, एनसीईआरटी को भी कंप्लीटली पढ़ना इज नॉट इजी। आसान काम नहीं है ये, बहुत टाइम लगता है। अगर आप जेन्युइनली पढ़ के देख रहे हैं तो आई कैन गारंटी यू, आज आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, यहाँ एक पेज भी पढ़ रहे हो अगर आज, और कल वही पेज आप दोबारा पढ़ेंगे आपको कोई नई चीज दिखेगी फिर से। वही पेज आप तीसरी बार पढ़ोगे फिर से कोई नई चीज दिखेगी। ठीक है, जब तक आपको नई चीज दिख रही है तब तक पढ़ते रहो उसको। ओके, so this is how you should read or learn NCERT। ओके, तो फेडरिश मीशर ने कहा 1869 में कि डीएनए है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, और उन्होंने इसको नाम दे दिया न्यूक्लिन। क्यों नाम दे दिया उन्होंने न्यूक्लिन? क्योंकि उन्होंने ये फाइंड आउट किया था दैट डीएनए इज एसिडिक इन नेचर। उन्होंने फाइंड आउट किया दैट डीएनए इज एसिडिक इन नेचर। ये पहला एक्सपेरिमेंट था। सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो हुआ वो हुआ था अबाउट ग्रिफिथ। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में आपने सुना हो। ठीक है, ग्रिफिथ जो थे उनको माइस बहुत ज्यादा ही पसंद थे। ये बात है 1928 की। ठीक है,
बहुत पसंद थे उनको चूहे, तो उन्होंने चूहों पे ही एक्सपेरिमेंट किया था। माइस के ऊपर उन्होंने अपना बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया ट्रांसफॉर्म प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में ऐसा क्या कहा गया कि उसको इतना एक्नॉलेजमेंट मिला, इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट था, ऐसा क्या हो गया? इन्होंने क्या किया कि एक बैक्टीरिया चूज किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया उन्होंने चूज किया, और उन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन्स निकाले, मतलब 2 अलग अलग टाइप्स इन्होंने चूज की। वो 2 अलग अलग टाइप्स क्या थे इस बैक्टीरिया के? एक था एस स्ट्रेन और एक था आर स्ट्रेन। एक एस स्ट्रेन था और एक था आर स्ट्रेन। जो एस स्ट्रेन था वो विरुलेंट था। विरुलेंट मतलब वो मार सकता था माइस को। अगर हम इस एस स्ट्रेन वाले स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया को माइस के अंदर डाल रहे थे, तो वो माइस मर रहा था। जब हम खाली आर स्ट्रेन, जो कि नॉन विरुलेंट था, नॉन विरुलेंट मतलब उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो मार दे माइस को, ओके, तो माइस जिंदा रह रहा है। तो हमने 2 स्ट्रेन लिए थे, कौन कौन से? एक एस स्ट्रेन लिया और एक आर स्ट्रेन लिया, ठीक है। अब हमने किया क्या इसके बाद? सी, बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से उन्होंने क्या किया, पहले तो ऑब्जर्व किया। पहले डायरेक्टली खाली एस स्ट्रेन डाला माइस के अंदर, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया माइस के अंदर डाला, माइस मर गया। फिर आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो था वो माइस के अंदर डाला, माइस बच गया। अब उनके दिमाग में कुछ चला कि मुझे कुछ तो नया, अब ये तो नॉर्मल चीज हो रहा है, पर मैं इस अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम कैसे दूं? तो उन्होंने क्या किया, पहले इस एस्ट्रेन को बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करवाई, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे रखा, मतलब हीट किल कर दिया उसको। ओके, अब हीट किल कर दिया मतलब उसकी जो विरुलेंस थी, जो माइस को मारने की ताकत जो थी वो खत्म हो गई। विरुलेंस उसकी, हीट, बहुत ज्यादा हीट करने के बाद उसकी विरुलेंस खत्म हो गई। अब जब हमने ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन जब हमने माइस में डाला, तो माइस खुशी खुशी जिंदा था, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने एक और तरीका अपनाया। उन्होंने क्या किया कि इसी हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन ऐसे लिख रही हूं मैं, ठीक है। इसको लिया, साथ में इन्होंने ऐड कर दिया आर स्ट्रेन, नॉर्मल आर स्ट्रेन, ठीक है, ऊपर से यहाँ से नॉर्मल आर स्ट्रेन लिया और उसको हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ मिक्स कर दिया। करेक्ट, क्या कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। अब इस मिक्सचर को उन्होंने माइस में डाला, इस मिक्सचर को माइस में डाला। अब देखा कि क्या हो रहा है। अब वो माइस मर गया। ऐसे कैसे मर गया? ये क्या बात हुई? मतलब बहुत ज्यादा अनोखा सा ये रिजल्ट आ गया था उनके पास। रिजल्ट क्या आया कि जब हम नॉर्मली एस स्ट्रेन को डाल रहे थे तब तो माइस मर रहा था, ठीक है। जब हम आर स्ट्रेन को डाल रहे थे माइस जी रहा था, सरवाइव कर रहा था, वो ऑलरेडी लिविंग था, ठीक है। हमने एस स्ट्रेन को बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड की, उसकी विरुलेंस खत्म कर दी। फिर हमने उसको खाली हीट किल्ड एस स्ट्रेन को हमने माइस में डाला, माइस जिंदा। जब हमने हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस नॉर्मल आर स्ट्रेन, नॉन विरुलेंट आर स्ट्रेन को माइस में डाला, तो सोचा तो ये गया था कि हीट किल एस स्ट्रेन है, उसकी विरुलेंस तो खत्म हो गई होगी हीट से, और आर स्ट्रेन तो वैसे ही बेचारा नहीं मार सकता, ठीक है। तो सोचा ये था कि माइस सरवाइव कर पाएगा, बट माइस डाइड, वो तो मर गया। ऐसे कैसे मर गया? अब इसी एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि समथिंग मस्ट बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम दैट हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू द आर स्ट्रेन। ये पता चला कि सम genetic material must have been transformed from this heat killed S strain to the R strain, जिसने उस R strain को मजबूर कर दिया इस माइस को मारने के लिए। कुछ तो था जो कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन से इस आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ, दैट वाज द जेनेटिक मटेरियल, और उसने इस आर स्ट्रेन को मजबूर कर दिया कि तू मार इसको, तभी वो माइस मर गया। This drastic experiment was done by Frederick Griffith in 1928. This experiment was known as transforming principle. ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में पता चला कोई तो चीज है जो कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी वजह से माइस मर रहा है। दैट थिंग वाज नोन एज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अभी तक पता नहीं चला कि डीएनए है जो ट्रांसफर हो रहा है, अभी बस ये पता चला कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल है विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड, ओके।
नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आया, फिर एक और बहुत ही सही अच्छा एक्सपेरिमेंट, मैककार्टी एक्सपेरिमेंट के नाम से इनको जाना जाता है। वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे इसमें, तो मैं एक नाम आपको लिख देती हूँ बस। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी को हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, अभी इतना टाइम नहीं है सबका लिखने का, ठीक है। मैकलियोड, मैकलाइन, मैककार्टी, ऑसवर्ल्ड एवरी, बहुत सारे साइंटिस्ट थे इसमें। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा फेडरिक ने तो बढ़िया एक्सपेरिमेंट कर दिया, पर उन्होंने ना बस ये बताया कि जेनेटिक मटेरियल वाज बीइंग ट्रांसफर्ड, तो उसी चीज को ये आगे कंटिन्यू करना चाहते थे, उसी एक्सपेरिमेंट को ये आगे कंटिन्यू करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, वही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को लेकर उन्होंने डिस्कवर किया दैट डीएनए वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। किसको ट्रांसफॉर्म किया था हमने, आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया था हमने कि तू अब विरुलेंट बन जा। उसकी विरुलेंस कहाँ से आई थी, इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आई थी, राइट। तो यही जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ये किसकी वजह से हुई थी, डीएनए की वजह से हुई थी। और ये स्टेट किसने किया, ये स्टेट किया मैककार्टी एंड हिज कोलीग्स, ऐसे लिख सकते हैं, उन्होंने ये स्टेट किया, ठीक है, कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा था, या जो जेनेटिक मटेरियल आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर रहा था इनटू विरुलेंट स्टेट, वो जेनेटिक मटेरियल था डीएनए। दिस वाज प्रूव्ड बाय मैककार्टी एंड अदर्स, ओके। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए था बिफोर यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कितने ज्यादा संघर्षों के बाद हमारा डीएनए हमको पता चला, उसका स्ट्रक्चर फिर हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। आज तो हम पढ़ते हैं, हाँ भाई डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड हम पढ़ रहे हैं, अभी दो एंड्स है, इसके बेसिस है, ये है वो है, वो तो पढ़ रहे हैं क्योंकि बुक्स में लिखा हुआ है। बुक्स में कैसे लिखा हुआ है, बिकॉज समथिंग मस्ट हैव बीन some experiment must have been taking place long back, और उस समय ये एक्सपेरिमेंट बनाना बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। समथिंग न्यू बनाना इज ऑलवेज अ वेरी बिग थिंग, ओके। तो ऑल थैंक्स टू दिस साइंटिस्ट जिन्होंने हमको इतना सारा नॉलेज दिया ताकि हम आज का जेनेटिक मटेरियल के बारे में इतना पढ़ सके, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बहुत ही इजी सिंपल है अगर आप ध्यान से सुनो तो, ठीक है। नहीं सुनोगे ध्यान से तो सब सिर के ऊपर से जाएगा, ओके। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है डीएनए का। डीएनए को हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। व्हाई इज इट नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, वो हम इसके स्ट्रक्चर के अंदर ही समझेंगे, ठीक है। पॉली मतलब बहुत सारे, ठीक है। मैनी, पॉली मतलब बहुत सारे, मोर देन टू ऑफ कोर्स, ठीक है। पॉली मतलब बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड चेन, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की एक साथ चेन बनी हुई है, उसको हमने बोल दिया है डीएनए। क्या बोल दिया उसको हमने, डीएनए। हर एक न्यूक्लियोटाइड को अगर हम देखें, एवरी न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड के एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स होते हैं उसके। फर्स्ट इज बेस, सेकंड इज शुगर, एंड द थर्ड इज, क्या होता है थर्ड, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। एक होता है बेस, एक होता है शुगर, और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। दिस ऑल द 3 एलिमेंट्स इन कंबाइन फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। कौन कौन से बेसिस होते हैं डीएनए के पास, डीएनए की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखना जरा इस बात को, ठीक है, क्योंकि डीएनए और आरएनए में एक बेस का फर्क होता है, ठीक है। तो डीएनए के पास जो बेसिस है वो कौन कौन से हैं, दो कैटेगरीज है उन बेसिस की, वन इज प्यूरिन्स and the other is pyrimidines. मैं पूरा पूरा लिख रही हूँ, अदरवाइज आई डोंट हैव टू राइट कंप्लीट वर्ड, बट सिर्फ आपके लिए लिख रही हूँ कि फर्स्ट टाइम इज लाइक दी, होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। तो ऐसे ही मोल बायो में है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। अगर शुरुआत में ही अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो बहुत झोल हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसलिए कंप्लीट लिख रही हूँ, सारे सेंटेंसेस पूरे पूरे लिख रही हूँ, ओके। जो प्यूरिन्स है उसमें दो बेस पेयर आते हैं आपके, फर्स्ट इज एडेनिन, ऑल्सो नोन एज ए, शॉर्ट फॉर्म में। घर के नाम होते हैं एक आपके, और एक स्कूल में जो नाम होते हैं वो होते हैं ऑफिशियल नाम होते हैं, और घर के नाम होते हैं आपके, है ना। ऐसे इनके ऑफिशियल नाम इज एडेनिन,
अदरवाइज ए बुला लो, ठीक है, क्योंकि जब हम डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं या देखते हैं तो उसमें अगर हम पूरा पूरा लिखने लग गए तो फिर तो हो गया डायग्राम। ओके, तो हम शॉर्ट फॉर्म्स लिख देते हैं, दैट इज ए। दूसरा जो प्यूरिन आता है दैट इज ग्वानिन, ऑल्सो नोन एज जी। ए और जी प्यूरिन्स हैं। सेकंड क्या थे? पिरिमिडीन्स। पिरिमिडीन्स क्या आते हैं? पिरिमिडीन्स आर साइटोसिन, ऑल्सो नोन एज सी, एंड थाइमीन, ऑल्सो नोन एज टी। तो अगर हम शॉर्ट फॉर्म से पढ़ें तो ज्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए। प्यूरिन्स जो हैं वो क्या है? ए जी, और पिरिमिडीन्स जो हैं वो क्या है? सी टी, राइट? ए जी सी टी, यही तो है चार बेस पे, इजी से बिल्कुल। ए से एडेनिन, जी से ग्वानिन, दैट आर प्यूरिन्स। सी से साइटोसिन एंड टी से थाइमिन, दैट आर पिरिमिडीन्स। दो ही तरह के बेसिस तो है डीएनए के पास, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। ओके, नेक्स्ट आता है शुगर। डीएनए का जो शुगर होता है, डीएनए के शुगर को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्या होता है ये? डीऑक्सीराइबोज शुगर। ओके, डीऑक्सीराइबोज, ओज आ गया पीछे, ओ एस ई, दैट मीन्स कोई ना कोई तो शुगर है, जैसे ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, ठीक है, लैक्टोज, ओज 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 जिसके भी पीछे आ जाएगा दैट मीन्स इट इज अ शुगर फॉर श्योर, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोज जो है वो किसका शुगर होता है? डीएनए का शुगर होता है। ओके, और तीसरा तो है ही अपने पास फॉस्फेट ग्रुप। ओके, PO4 नेगेटिव होता है वैसे इसमें, ठीक है। ये थे न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स, बेस, फर्स्ट, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। तीन कंपोनेंट्स हो गए न्यूक्लियोटाइड। ओके, अब हमने क्या बोला था उस पर दोबारा ध्यान। डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। हाउ? बता तो दिया हमने कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, बट हाउ इज इट अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन? अगर हम बना के देखें तो क्या वो बन जाएगी हमसे? लेट्स सी, बना के देख लेते हैं। अगर हम बहुत इजी तरीके से बनाएं, जो कि हम इजी तरीके से ही बना सकते हैं बिकॉज वी कांट मेक 3D मॉडल्स। ओके, मान लो दिस इज दैट शुगर। एक इधर बना दी मैंने, एक इधर बना दी, और ये हैं डीएनए के दो स्ट्रैंड्स। डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। एक एक पोर्शन मैंने जूम करके आपको दिखाया हुआ है। मान लो ये कोई डीएनए था, इसका इतना पोर्शन मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गए दो, मैंने अभी बना दिया आपके शुगर। हर एक शुगर के साथ जुड़ा हुआ है एक फॉस्फेट ग्रुप। ये बना दिया मैंने, PO4 नेगेटिव लिख देती हूँ यहाँ, ठीक है। एक फॉस्फेट ग्रुप हमने अटैच किया हुआ है एक शुगर के साथ, उतना अभी आपको दिख गया। फिर बारी किसकी आती है? क्या बच गया हमारे पास? शुगर हो गया, हमारे पास फॉस्फेट हो गया, और हमारे पास शुगर में मैं एस लिख देती हूँ बीच में, ठीक है। ओके, तो शुगर हो गया हमारे पास, ठीक है। एक स्ट्रैंड की बात की थी, न्यूक्लियोटाइड तो दोनों स्ट्रैंड पे होंगे ना, इधर भी होंगे और इधर भी होंगे, तो दोनों पे ही तो बनाने हैं हमको, ठीक है। एक तरह से मिरर इमेज मान लो आप इसको। ओके, तो दो एलिमेंट्स हो गए अपने पास, शुगर हो गया दैट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर, और फॉस्फेट ग्रुप हो गया। क्या बच गया? बेस बच गया, तो बेस भी लगा देते हैं हम, ठीक है। बेस कैसे लगाएंगे वो बड़ा जरूरी है। सी, मान लो इस एक स्ट्रैंड पे मैंने बेस लगा दिया, कोई भी एक पिरिमिडिन चूज कर लो आप, जो आपको अच्छा लग रहा है। सी, सी और टी में से कोई भी पिरिमिडिन आप चूज कर लो। मान लो हमने चूज कर लिया सी, ठीक है। और सी के ऑपोजिट दूसरे पे आपको कोई ना कोई प्यूरिन अब चूज करना है, ए और जी, ठीक है। तो जी चूज करो, कि ऐसे नहीं चूज किया आपने कि आपकी मर्जी थी, कि इसलिए चूज किया क्योंकि ये रूल था। सी हमेशा जी के साथ है विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन बिटवीन। आपके यहाँ मान लो मैंने बना दिया ए, और
यहाँ मान लो मैंने बना दिया टी, दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ बेस पेयरिंग होता है, ठीक है। और ये पूरे डीएनए में ऐसा ही चलेगा, पूरे डीएनए में ऐसा ही चलेगा ही, समझ रहे हो आप, ये दिखेगा। वैसे तो बोला जाता है टेक्स होते हैं फिक्स, ठीक है। और ये एक अगर हम जूम करके दिखाएं आपको, तो उसमें है एक शुगर जो कि अटैच है फॉस्फेट के साथ और एक बेस पेयर के साथ, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही यहाँ भी एक न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे भी यहाँ भी एक न्यूक्लियोटाइड, उसके पेयरिंग में एक न्यूक्लियोटाइड, राइट। इसीलिए हम बोलते हैं डीएनए ऑफ सो मेनी न्यूक्लियोटाइड पेयर्स, ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड। क्या होते हैं पेयरिंग? पेयरिंग के लिए हमको सामान को इकट्ठा करना पड़ेगा। वो सामान क्या है? इंग्रेडिएंट्स क्या है? इंग्रेडिएंट्स है न्यूक्लियोटाइड्स। हर एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं? एक फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और एक कोई ना कोई बेस। रूल क्या है? रूल ये सी विच इज अ टाइप ऑफ pyrimidine। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, प्यूरिन्स will always base pair with pyrimidines। प्यूरिन्स विल ऑलवेज बेस पेयर विद pyrimidines, ठीक है। प्यूरिन्स हमेशा pyrimidine के साथ बेस पेयर करेंगे। ऐसा नहीं है प्यूरिन प्यूरिन के साथ ही बेस पेयरिंग कर रहे हैं, pyrimidine pyrimidine के साथ ही बेस पेयरिंग कर रहे हैं, वो तो गड़बड़ हो जाएगी। उसमें तो म्यूटेशंस हो जाएंगी डीएनए में, और डीएनए डैमेज हो सकता है उसमें, और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं उसमें तो, ठीक है। सो प्यूरिन विल ऑलवेज बेस पेयर विद pyrimidine। उसका भी रूल है, रूल ये है दैट सी विल ऑलवेज बेस पेयर विद जी with the help of 3 hydrogen bonds, and T will always base pair with A with the help of 2 hydrogen bonds। यही रूल है इसका, ठीक है। तो ये रूल के अनुसार पूरा डीएनए हमारा मैनेज होता है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्रिसाइज स्ट्रक्चर है ये। अभी मैंने आपको बताया कुछ भी गड़बड़ होगी, मान लो टी ने बेस पेयर कर दिया टी के साथ और सी ने बेस पेयर कर दिया सी के साथ, ये भी गड़बड़ है, नहीं चाहिए हमको ऐसा। या मान लो ए ने टी के साथ ही बेस पेयर किया बट 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ, सी ने जी के साथ ही बेस पेयर किया बट 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ, ये भी गलत। डीएनए डैमेज हो जाएगा और हमको उसको रिपेयर में डालना पड़ेगा। पूरा मैकेनिज्म है हमारी बॉडी के पास कि डीएनए अगर कहीं ना कहीं से डैमेज हो गया है, मान लो ये पोर्शन है जो डैमेज हो चुका है डीएनए का, इनमें से किसी एक रीजन की वजह से, ठीक है। तो अगर डैमेज हो गया डीएनए में, फटाफट रिपेयर में जाएगा, वो रिपेयर होगा फिर आगे बढ़ेगा बाकी प्रोसेसेस के लिए। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फिर हमको होगी कोई जानलेवा बीमारी, ठीक है। कोई ना कोई कैंसर भी हो सकता है, या कोई ना कोई और डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है इन्हीं वजह से, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना पड़ता है, हमको नहीं मतलब ऑलरेडी हमारा जेनेटिक मेकअप को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट बॉन्डिंग्स की, कि कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी, तो हम उसको बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, ठीक है। क्या क्या बॉन्ड्स होते हैं, तो उसके लिए मैं एक बार आपको बना देती हूँ, ठीक है। ये एक न्यूक्लियोटाइड बना दिया मैंने, ओके, एक न्यूक्लियोटाइड बना दिया। बॉन्डिंग कैसे होती है, सी, एक होती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग किसमें होता है बेसिकली आपका, ये होता है आपके बेस पेयर के बीच में और आपके शुगर के बीच में। तो आपके बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, दैट इज ग्लाइको, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने बॉन्डिंग वगैरह, सिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है ये? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। दूसरा होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है वो बेसिकली आपके बनता है ये, दिस इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो दो बॉन्डिंग हो गया, एक तो बॉन्डिंग हो गया शुगर और बेस के बीच में, और एक हो गया फॉस्फेट और अदर्स के बीच में, दैट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड।
अब दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, ये तो मैंने क्या बताया आपको, दिस इज वन कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड। एक टर्म आती है न्यूक्लियोसाइड। व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड होता है ये इतना पोर्शन, बस सिर्फ इतना पोर्शन इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। क्या बोल देते हैं इसको? न्यूक्लियोसाइड। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, दैट इज बीइंग टेकन प्लेस इन बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप एंड वन न्यूक्लियोसाइड, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? दिस इज शुगर प्लस बेस, दिस इज न्यूक्लियोसाइड, इतना पोर्शन, दिस इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। और ये कंप्लीट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, कंफ्यूज मत होना साइड और टाइड में, बहुत कंफ्यूजन होता है इन बच्चों को। ओके, सो दिस वाज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ओके, नेक्स्ट आता है आपका मॉडल। स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा डीएनए होता है, ऐसे बेस पेयरिंग होता है, ये सब होता है। अब ये मैंने खुद से थोड़ी ना बनना है, ये तो बुक्स में था, और बुक्स में था तो कुछ एक्सपेरिमेंट भी हुआ होगा तभी बुक्स में आया है। तो वो एक्सपेरिमेंट भी एक बार पढ़ लेते हैं, उनको थोड़ी श्रद्धांजलि दे देते हैं। तो वॉटसन और क्रिक, दो साइंटिस्ट आए थे, बड़े इंटेलिजेंट साइंटिस्ट, 1953 की बात है। तो उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया था डीएनए के लिए, जिसको उन्होंने नाम दिया डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल उन्होंने नाम दिया फॉर डीएनए। डीएनए की बात हो रही है अभी, सिर्फ आरएनए की नहीं हो रही, आपकी बात भी होगी। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल उन्होंने दिया था। उनके हिसाब से उन्होंने क्या बताया, डबल हेलिक्स मॉडल के हिसाब से, दैट डीएनए इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर लाइक दिस। ओके, जिसमें एक स्ट्रैंड जो है वो अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, तो दूसरी स्ट्रैंड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। समझ रहे हो? एक स्ट्रैंड अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरी स्ट्रैंड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो मतलब बोथ दी स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। बोथ दी स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो इनको एक हम ना कुछ नाम भी दे देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। एक को दे देते हैं हम थ्री डैश स्ट्रैंड, ठीक है, और दूसरे को, ये जो थ्री डैश स्ट्रैंड है, ये एक पार्ट है, एक कॉर्नर है इस स्ट्रैंड का। इसका जो दूसरा कॉर्नर है उसको नाम दे देते हैं फाइव डैश। तो मतलब अगर मैं सीधा बनाऊं यहाँ पे, इफ दिस इज वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, एक एंड को मैंने नाम दे दिया थ्री डैश, और बहुत ज्यादा प्रिसाइज वे में अगर बोला जाए तो इसको बोला जाता है थ्री प्राइम, PRIME, थ्री प्राइम। सो वन एंड इज थ्री प्राइम एंड द अदर एंड इज फाइव प्राइम। मैंने बोला दैट डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एंटी पैरेलल है मतलब इसका उल्टा होगा, इस साइड इस कॉर्नर में होगा, राइट कॉर्नर में थ्री प्राइम और लेफ्ट कॉर्नर में फाइव प्राइम, ऐसे ही होगा। सेम चीज आप यहाँ भी बना सकते हो। इसके ऑपोजिट क्या होगा? फाइव प्राइम, इसके ऑपोजिट क्या होगा? थ्री प्राइम। दो चीजें आपको पता चली अभी तक। क्या पता चली? दैट डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हमें, एंड बोथ दी स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ओके, दे शो ऑपोजिट पोलैरिटी। एक स्ट्रैंड अगर थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम जा रही है, तो दूसरा जो स्ट्रैंड होगा वो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम जाएगा। करेक्ट। तीसरी चीज क्या बोली इन्होंने, वाटसन एंड क्रिक ने? इन्होंने बताया स्ट्रक्चर में कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है अपने पास। ठीक है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। दिस इज फर्स्ट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंड दिस इज सेकंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ऐसे ही है, बोथ दी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पेयर्स टुगेदर। ठीक है, जिनका जो बैकबोन है वो बना हुआ है शुगर एंड फॉस्फेट से। ओके, और उसका जो बेसिस है वो उसके साइड में प्रेजेंट है। तो बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ, किस चीज से बना था बैकबोन ऑफ डीएनए? शुगर और फॉस्फेट, शुगर और फॉस्फेट, और उसके साइड में क्या अटैच थे? बेसिस अटैच थे। ऐसा ही सेम इस साइड भी था। करेक्ट। सो द बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट एंड द बेसिस आर अटैच्ड टुवर्ड्स इनसाइड। अंदर की साइड जो है बेसिस अटैच्ड है उनके साथ। ठीक है, ये वॉटसन और क्रिक ने बताया हमको अपने मॉडल में। ओके, वॉटसन और क्रिक ने हमको ये भी बताया कि जो बेस पेयरिंग हो रहा है, ठीक है, जो बेस पेयरिंग हो रहा है, जैसे पेंटोज शुगर, इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ।
ठीक है, मुझे पसंद है इसलिए नहीं बना रही मैं इसे। मान लीजिए यहाँ पे है सी एक साइड और जी दूसरी साइड, साइटोसिन एंड ग्वानिन। तो इन दोनों के बीच में क्या होता था, ट्रिपल बॉन्ड शो होते थे। और ये बॉन्ड कैसे होते थे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते थे बिटवीन दी बेस। करेक्ट। बॉन्डिंग आपको अगर याद नहीं रही तो आप क्या याद रखोगे, ठीक है। तो दोनों बेस के बीच में जो बॉन्डिंग है दैट विल बी हाइड्रोजन बॉन्ड। शुगर और बेस के बीच में जो बॉन्डिंग है दैट विल बी एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कंप्लीट न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड SIDE, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्डिंग है दैट वाज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तीन बॉन्ड्स आपको समझ में आ गए। तीन बॉन्ड्स कौन कौन से है, एक है हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन दी बेस पेयर्स, दूसरा है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन दी बेस पेयर एंड दी शुगर, तीसरा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन दी फॉस्फेट ग्रुप एंड द न्यूक्लियोसाइड। ओके, ये था तीन बॉन्डिंग्स आपकी DNA। ओके, ये आपको याद होनी चाहिए, डोंट फॉरगेट दैम, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको हर जगह लिखा हुआ मिलेगा ये, और आपको समझ में नहीं आएगा या पता नहीं होगा तो सिर के ऊपर से जाएगा आपके सब। ठीक है, तो इसलिए मैंने अलग से भी बना के दिखा दिया कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अदरवाइज क्या होता है कि अगर थ्योरेटिकली आपको बताया जाए ये चैप्टर, तो थ्योरेटिकली इस चैप्टर को बताना इज लाइक इस चैप्टर की बेइज्जती कर देना। ठीक है, यू कांट टीच मॉलिक्यूलर बायो और मोल बायो थ्योरेटिकली। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस कि हम इसको प्रैक्टिकली और डायग्रामेटिकली समझे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आपको अब होमवर्क क्या है आप लोगों का कि भेज भी दूंगी थोड़ी देर में, कि यू हैव टू स्टडी एंड रीड दिस चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी टिल दिस वाटसन एंड क्रिक मॉडल तक आपको कंप्लीटली रीड करना है। और एक्सपेरिमेंट जितने भी आपको आज मैंने बताए हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट बुक से आपको रीड करना है। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। दिस वाज ऑल अबाउट डेज लेक्चर। थैंक यू। हाँ सर, ऑफ कर सकते हो आप रिकॉर्डिंग।